हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो हमारी जो एनसीईआरटी एमसीक्यू एक्सट्रैक्ट की सीरीज चल रही थी उसमें हमने ऑर्गेनिक कंप्लीट कर दिया है। अभी आज से इनऑर्गेनिक स्टार्ट हो रही है और आज इनऑर्गेनिक का पहला चैप्टर होने वाला है, पीरियोडिक टेबल। तो वीडियो में लगभग 20 क्वेश्चंस को मैंने डिस्कस किया जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले, तो वीडियो को एंड तक देखना। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे आने वाले जो वीडियो आपसे मिस ना हो। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ द एलिमेंट डू नॉट बिलोंग टू द डोबेरेनियर ट्रायड, है ना। तो डोबेरेनियर ने अपने ट्रायड दिए थे एलिमेंट को क्लासिफाई करने के लिए, तीन तीन एलिमेंट को ग्रुप किया था। तो पहले हम देखते हैं डोबेरेनियर ट्रायड में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे देखो बना रखा है। तो यहाँ पे टोटल 9 ट्रायड उन्होंने दिए थे, है ना। टोटल कितने दिए थे? 9। और आप भी इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं, ऐसे करके एलिमेंट्स को ड्रॉ कर लो। HLI मतलब लिख लो यहाँ पे HLINAKRBCS और ऐसे सारे करके। और यही सब जो है वो हमारे ट्रायड के अंदर आते हैं। तो इनमें से देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो पहला ट्रायड कौन सा है? HLINA है। दूसरा LINAK है। KRBCS है। ऐसे CASRBA और ये बहुत सारे हैं इधर, टोटल 9। तो इनका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं यहाँ से, और ऐसे याद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में। तो LINAK जो है वो हमारा ट्रायड के अंदर आता है। ऐसे सिमिलरली CASRBA भी आता है, CRBR और I भी आता है। लेकिन जो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और आर्सेनिक है ये नहीं आता है डोबेरेनियर ट्रायड में, है ना। तो हम इसको मार्क करेंगे अपना ऑप्शन। ये जो होगा ये हमारा उसके डोबेरेनियर ट्रायड के अंदर नहीं आता है। यहाँ पे पूछा कौन सा डोबेरेनियर ट्रायड नहीं है, तो हमारा जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? If the three element x, y, z follows the Doberener triad and the mass of the x and y is 20 and 42 respectively, then find the mass of z. अभी देखो, अगर हमारे पास x, y, z कोई एलिमेंट है, अगर हमारे पास x, y, z कोई एलिमेंट है और ये डोबेरेनर ट्रायड फॉलो कर रहे हैं ना, ये ट्रायड फॉलो कर रहे हैं, तो इनके मास का क्या होगा कि किन्हीं दो के मास का जो एवरेज होगा वो तीसरे का मास होगा, है ना। तो क्या क्या हमारे पास पेयरिंग बन सकती है? एक एक्स वाई जेड बन सकता है, एक जेड वाई एक्स बन सॉरी एक पेयरिंग बन सकती है वाई जेड एक्स। सिमिलरली एक बार एक्स बीच में आ सकता है और जेड और वाई इधर उधर रह सकते हैं, ठीक है। तो ये तीन केस हमारे पास बन सकते हैं। तो अब इन तीनों केसेस को हमें सॉल्व करना होगा। अभी जैसे यहाँ पर ऑप्शंस देखो आप, तो क्या दे रखे हैं कि ऑप्शन ए 31, ऑप्शन बी 31, 64। तो यहाँ पर देखो जो हमारे पॉसिबल आंसर हो सकते हैं वो 3 आ सकते हैं, क्योंकि इन्होंने ऐसा तो दे नहीं रखा कि एक्स एलिमेंट एक्स वाई जेड फॉलोज डोबेरेनर ट्रायड रेस्पेक्टिवली, है ना। अगर रेस्पेक्टिवली दिया होता तो हमारा जो वाई होता वो मस्ट हो जाता कि वो बीच में आएगा। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि वाई बीच में आए। तो यहाँ पर हमारे पास कितने 3 केसेस बनेंगे, तो इन तीनों केसेस के लिए हमें सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले अगर हमने y को बीच में किया तो हमें z का मास फाइंड करना है ना। तो हमारा जो y का मास होगा वो क्या हो जाएगा? x प्लस जेड बाई 2, ठीक है। यहाँ पर 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू जेड हो जाएगा। तो इससे हमारा कितना आंसर आएगा? वैल्यूज पुट कर देंगे तो 2 यहाँ पर 84 माइनस एक्स इज इक्वल टू 20, देन जेड इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 64 आ जाएगा। सिमिलरली इस वाले केस में अगर हम z निकालेंगे तो x प्लस वाई बाई 2 हमारा z हो जाएगा। देन हमारा z कितना आ जाएगा? 31 आ जाएगा। तो हमारा z 31 एंड 64 आ गया। एंड थर्ड केस के लिए देखते हैं। तो थर्ड केस में क्या करेंगे? z को इधर रखा और हमने x को बीच में कर दिया, है ना। तो x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड बाई 2 हो जाएगा। यहाँ से 2x माइनस वाई इज इक्वल टू जेड आ जाएगा। यहाँ पर जब हम 2x निकालेंगे तो कितना आएगा? 2x हमारा आएगा, x हमारा 20 था तो 40 माइनस 42 दैट इज इक्वल टू -2। अब किसी भी एलिमेंट का जो मास हो नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता, है ना। तो जो हमारा z का जो मास है वो पॉसिबल कितना कितना होगा? 31 पॉसिबल होगा और 64 होगा। और जो मेरा -2 आया है वो क्या होगा? वो पॉसिबल मास नहीं होगा। यहाँ से हमारा जो करेक्ट आंसर आ रहा है वो इन दोनों केसेस से आ रहा है। तो हम किस पे मार्क करेंगे अपना? 31 एंड 64 बोथ आर करेक्ट होंगे, ठीक है। दोनों ही हमारे जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएंगे। इसमें से ए या सी में से कोई भी करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो सिंगल सिंगल दे रखे हैं। हमारा जो बी ऑप्शन है वो ज्यादा सही माना जाएगा यहाँ पर। तो थोड़ा सा ट्रिक क्वेश्चन हो सकता है, इसमें ध्यान रखना होता है कि केसेस बनाने जरूरी हैं, ठीक है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ। इसमें क्या बोला है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द लोदर मेयर कर्व, है ना। फिर ऑप्शंस पढ़ते हैं एक बार। ऑल एल्कली, जितने भी एल्कली हैं वो क्या ऑक्यूपाइज द पीक पोजीशन ऑफ द कर्व। नेक्स्ट क्या है? एल्कली अर्थ मेटल ऑक्यूपाई द असेंडिंग पोजीशन ऑफ द कर्व।
मेटेलॉइड्स द ट्रांजिशन मेटल्स ऑक्यूपाई द बॉटम पोर्शन ऑफ द कर्व बोथ ए एंड बी। तो सबसे पहले लोथरमैयर कर्व को ड्रॉ करके देखते हैं और उसको समझते हैं थोड़ा सा। तो हमारे पास ऐसा एक कर्व दिया उन्होंने, ठीक है, और ऐसे ऐसे करके कर्व होता है। तो इस कर्व में क्या है, जो टॉप पीक पोजीशंस होते हैं कर्व के, इन पर जो हमारे मेटल्स आते हैं वो कौन से आते हैं, एल्कली मेटल्स, ठीक है। पीक पोजीशंस पे क्या आते हैं, पीक पोजीशंस पर आते हैं एल्कली मेटल्स, ठीक है। इसके बाद हमारे जो असेंडिंग पोजीशन होता है, ये असेंडिंग पोजीशन है ग्राफ का, ये असेंडिंग पोजीशन है। तो असेंडिंग पर क्या आते हैं, असेंडिंग पर क्या आते हैं हमारे हेलोजन्स, हेलोजन्स, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे डिसेंडिंग पोजीशंस, डिसेंडिंग पोजीशंस, यहाँ डिसेंडिंग पोजीशंस, डिसेंडिंग पर हमारे क्या आते हैं, डिसेंडिंग पर आते हैं हमारे एल्कली अर्थ मेटल्स, ठीक है। और यहाँ पर जो बॉटम मोस्ट पोर्शन ऑफ द कर्व होता है, यहाँ पर हमें क्या मिलते हैं, मेटेलॉइड एंड डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक मतलब जो ट्रांजिशन एलिमेंट है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हिसाब से, वो एलिमेंट यहाँ पर लाई करते हैं, ठीक है। तो अब इसके हिसाब से हम ऑप्शंस देखते हैं। तो एल्कली मेटल्स, एल्कली जो है वो ऑक्यूपाइज द पीक पोजीशन ऑफ द कर्व, बिल्कुल सही बात है, जो एल्कली है वो पीक पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं, यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा है, ठीक है। फिर एल्कली अर्थ मेटल ऑक्यूपाई द असेंडिंग पोजीशन ऑफ द कर्व। तो असेंडिंग में कौन आता है, अभी मैंने बताया हेलोजेंस जो होते हैं वो असेंडिंग पोजीशन ऑफ द कर्व पे आते हैं। और यहाँ पर क्या देखा है, एल्कली। तो हमारा जो ये वाला ऑप्शन है ये क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, और ये वाला ये ऑप्शन हमारा जो होगा वो सही हो जाएगा इसके लिए। और मेटेलॉइड्स और इनका मैंने बता दिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग टू मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, है ना। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के हिसाब से इसमें से कौन सा सही नहीं है पूछा गया है। बेसिकली सभी लोगों ने पीरियोडिक टेबल्स अपने अपने हिसाब से धीरे धीरे करके डेवलपमेंट हुआ पीरियोडिक टेबल का, तो सबने अपने अपने रूल्स दिए। तो इसमें देखिए क्या बोल रहा है, ऑप्शन ए क्या है, पोजीशन ऑफ द हाइड्रोजन वाज अनसर्टेन, एंड ऑप्शन बी क्या है, आइसोटोप्स वर डिस्कस्ड, ऑप्शन सी करेक्शन ऑफ द एटॉमिक वेट्स बी बेरिलियम यू आयन पीटीएयू आर डन, और फिर प्रिडिक्शन ऑफ द एलिमेंट लाइक एका एल्यूमिनियम। तो जो प्रिडिक्शन किया था मेंडलीव ने, जो अपना पीरियोडिक टेबल बनाया था, उसमें जो हाइड्रोजन था ना, हाइड्रोजन की पोजीशन को सर्टेन नहीं बताया गया था, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी हाइड्रोजन की पोजीशन को हम सर्टेन नहीं मानते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, जो हाइड्रोजन की पोजीशन थी उस पीरियोडिक टेबल में वो अनसर्टेन थी। नेक्स्ट क्या है, आइसोटोप्स वर डिस्कस्ड। तो जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी उसमें आइसोटोप्स के बारे में कोई भी बात नहीं की गई थी, है ना। तो आइसोटोप्स के बारे में कोई भी बात ऐसे नहीं की गई थी। तो यही ऑप्शन जो है, ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल गलत है, और यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये क्या है, ये मेंडलीव की डिमेरिट भी है, ये मेंडलीव की क्या है, डिमेरिट, ये मेंडलीव की डिमेरिट भी है, ठीक है। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की डिमेरिट है। और मेंडलीव ने क्या किया था, करेक्शन ऑफ द एटॉमिक वेट्स ऑफ द बी यू आयन एंड पीटी, इनका जो एटॉमिक वेट था इसको करेक्ट किया था मेंडलीव ने, और कुछ कुछ स्पेसेस छोड़ दिए थे उन्होंने एलिमेंट्स के लिए, कि हाँ फर्दर अगर फ्यूचर में कोई एलिमेंट डिस्कवर होगा तो यहाँ पे प्लेस किया जाएगा, जैसे कि एका एल्यूमिनियम, और बाद में जाके स्कैंडियम हुआ, ठीक है। तो एका एल्यूमिनियम इन्होंने स्पेसेस छोड़े थे अपने पीरियोडिक टेबल में कि फर्दर एलिमेंट्स डिस्कवर किए जाएंगे, और वो ऐसे होंगे, उनके नाम ऐसे दिए थे, एका एल्यूमिनियम, और ये बाद में डिस्कवर भी किया गया, और उसको फिर क्या बोला गया, स्कैंडियम, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल व्हिच इज करेक्ट। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हिसाब से कौन सा सही है पूछा है। तो एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर इज सेम एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन बी क्या है, एटॉमिक नंबर इज सेम एज द नंबर ऑफ द प्रोटॉन। ऑप्शन सी क्या है, बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। एंड ऑप्शन डी क्या है, एटॉमिक नंबर इज हाफ ऑफ द एटॉमिक मास। अब इसका आंसर जिन जिन लोगों को सी लग रहा है, ठीक है, वो कमेंट सेक्शन में लिखो। जिन जिनको जिन जिनको लग रहा है कि इसका ऑप्शन सी सही है, वो प्लीज कमेंट करो मुझे, ठीक है। मैं इसको डिस्कस करता हूँ। देखो, जब हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर की, ठीक है, जब हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर की, जो एटॉमिक नंबर होता है वो इलेक्ट्रॉन के नंबर्स के बराबर नहीं होता है। एटॉमिक नंबर हमेशा, एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम चार्ज्ड पार्टिकल्स की बात करते हैं, चार्ज्ड आयंस की बात करते हैं, जैसे मान लो हमने एग्जांपल लिया Na+ का एटॉमिक नंबर कितना होगा, एटॉमिक नंबर इसका नहीं चेंज होगा, इसका 11 ही रहेगा। और यहाँ पर अगर हम बात करें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तो कितने होगा, 10 होगा। पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर रिमेन्स अनचेंज्ड, क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, वो ऐसे कहीं भागते नहीं इधर उधर चार्ज आने पर। तो हमारा एटॉमिक नंबर है वो हमेशा किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर, ना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना है। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, नंबर ऑफ
प्रोटॉन जो हमारा सही होगा वो आंसर सही होगा, हमारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन ए या ऑप्शन सी हमारा नहीं होगा, बेटर ऑप्शन क्या करेक्ट होगा, हमारा बी होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। If the covalent radius of an hypothetical atom is 248 mu, then its metallic radius। ठीक है, तो देखो क्या होता है, अभी ऑप्शंस देख लो, 236, 255 और 240 और नोटा दे रखा है। तो क्या होता है कि हम बात करते हैं रेडियस एटम की, तो एटम एक बहुत छोटी सी एंटिटी है, इसका रेडियस निकाल पाना बहुत मुश्किल था, है ना। तो इसको निकालने के लिए क्या किया गया, दो एटम के बीच की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंसेस को मेजर करके उनको डिवाइड बाय 2 किया गया, उस चीज को, फिर उससे हमें रेडियस प्रिडिक्ट करते हैं। तो जब हम बात करते हैं कोवेलेंट रेडियस या मेटलिक रेडियस या वॉन्डरवॉल रेडियस की, तो अगर हम कोवेलेंट की बात करें, सिंपल हमने कोवेलेंट की बात की, तो यहाँ पर दो जो एलिमेंट होंगे, यहाँ पर दो जो एलिमेंट होंगे एटम, वो क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, फिर वो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेंगे। और इस केस में हमने यहाँ पे डिस्टेंस ली, इस डिस्टेंस को डी बोल दिया, और रेडियस हम क्या लिखेंगे इसकी, d/2। ठीक, d/2, ये सिमिलर एटम है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर मेटेलिक रेडियस की, तो मेटेलिक रेडियस में एक थिन शीट होती है इनके बीच में, ऐसा मतलब ओवरलैपिंग जैसी कोई चीज नहीं होती है। ठीक है, ओवरलैपिंग जैसी चीज मेटेलिक रेडियस के अंदर नहीं कर होती है। और यहाँ पर जो डिस्टेंस होगी वो फिर से डी होगी, डीएम बोल देते हैं इसको, और इसको डीसी बोल देते हैं, तो ये dm/2 होगी। ठीक है, और सिमिलरली जो वॉन्डरवॉल की बात करते हैं, वॉन्डरवॉल रेडियस, तो उसमें डिस्टेंस से काफी ज्यादा बढ़ जाता है, और यहाँ पर इसको dv बोल दो, dv/2। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो रेडियस सबसे ज्यादा कौन सी आएगी, सबसे ज्यादा वॉन्डरवॉल वाली आएगी डेफिनेटली, फिर इसके बाद आएगी हमारी मेटेलिक वाली, और फिर आएगी हमारी कोवेलेंट वाली। मतलब जो हमारी आरसी होगी, आर कोवेलेंट होगी, वो आर मेटेलिक से क्या होगी, छोटी होगी, आर मेटेलिक से छोटी होगी। तो देखो क्या, व्हाट इज द कोवेलेंट रेडियस ऑफ एन हाइपोथेटिकल एटम इज 248। अगर कोवेलेंट रेडियस 248 है, देन इट्स मेटेलिक रेडियस में भी, तो उसकी जो मेटेलिक रेडियस हो क्या हो सकती है, तो मेटेलिक रेडियस डेफिनेटली जो कोवेलेंट रेडियस है उससे बड़ी होने वाली है, उसके बराबर भी नहीं होगी, उससे छोटी भी नहीं होगी। तो इस हिसाब से हम अपने ऑप्शंस चेक करते हैं। एक हाइपोथेटिकल सा एटम लेके क्वेश्चंस को बनाया गया है इस क्वेश्चन को, और ऐसे क्वेश्चन में पूछे भी जा चुके हैं। तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन 236, तो ये तो होने से रहा, क्योंकि ये छोटी है, मेटेलिक रेडियस छोटी नहीं हो सकती। 255, 248 भी नहीं होता, 36 भी नहीं हो सकता, 255 जो होगा हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉर द ऑफ रेडियाई फॉर द गिवन आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो सबसे पहले पता होना चाहिए तुम्हें आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होती क्या है, इसे पता होगा बहुत लोगों को, अगर पता है तो कमेंट करो, अभी बताता हूँ इसको। ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शंस क्या है, P-3, मतलब हम एलिमेंट्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो हमारा P-3 है, S-2 है, Cl-1 है, K+1 है, और Ca+2 है। ठीक है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होती है, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हो सेम हो। तो अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, तो सबके पास 18 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, सबके पास 18 इलेक्ट्रॉन है। फॉस्फोरस 15 इलेक्ट्रॉन थे, -3 चार्ज आया, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। से कैल्शियम 20 इलेक्ट्रॉन्स थे, +2 चार्ज आया, तो 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो सभी के पास जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल है, और ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। जब हम कभी आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के बीच में रेडियस को कंपेयर करते हैं, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, जितना ज़्यादा चार्ज निगेटिव वाला बढ़ता जाएगा, उतनी ही रेडियस बड़ी होती जाएगी। अब ऐसा इसलिए होता है, देखो जैसे जैसे निगेटिव चार्ज बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा, रेडियस बड़ी होती जाएगी। अगर हम इसके अंदर भी, हम यहाँ पे P-3 का एग्जाम्पल लेते हैं, कंसिडर करते हैं। तो अगर हमने P का एग्जाम्पल लिया, तो इसके अंदर जो हमारे प्रोटॉन्स हो कितने होंगे, 15 होंगे। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर। और यहाँ पे बाहर इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, बाहर इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 18 हो गए, बाहर इलेक्ट्रॉन 18 हो गए। मतलब इनके बीच में जो फोर्सेज है ना, 15-15 तो मान लो बैलेंस, पर बाहर इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो दूर दूर होते जाएंगे, और पीछे की तरफ मतलब फैलेगा ना न्यूक्लियस का, मतलब जो एटम है उसका साइज बड़ा हो जाएगा। ऐसे ही अगर यहाँ पर बात करें, तो यहाँ पर 20 प्रोटॉन्स होंगे, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 18। तो 20 प्रोटॉन जो होंगे 18 इलेक्ट्रॉन को इजिली होल्ड कर पाएंगे, एज कम्पेयर टू 15 प्रोटॉन जब 18 को करेंगे होल्ड। तो इसलिए क्या होगा, जो जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज आता जाएगा आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में, उतना ही साइज बड़ा होता जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शंस कैसे हम करेंगे, देखो जैसे जैसे साइज, मतलब जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ा वैसे साइज बढ़ा, तो सबसे बड़ा किसका होगा, P-3 होगा, फिर S-2 होगा, फिर Cl- होगा, फिर K+ होगा, और सबसे ज्यादा चार्ज जिस पे है प्लस में, वो सबसे छोटा हो जाएगा। तो हमारा यही करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा। देख लेते हैं इसमें, ऑप्शन चेक करते हैं। तो ऑप्शन यही हमारा जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, तो इसको मार्क कर देंगे हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, असर्शन टाइप क्वेश्चन है।
इसमें क्या बोल रहा है, असर्शन है द एटॉमिक रेडियस ऑफ द गैलियम इज मोर देन दैट ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है। और रीजन क्या दे रखा है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स इन द गैलियम रिजल्ट की स्पेलिंग गलत, रिजल्ट इन पुअर शील्डिंग इफेक्ट एंड द कॉन्ट्रैक्शन। तो ये क्वेश्चन आई थिंक मैंने पी ब्लॉक में भी कराया था। तो देखो क्या होता है, जो गैलियम होता है उसका जो, जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते जाते हैं ना, तो हमारा जो रेडियस वो क्या होता है, बढ़ता है जनरली। अगर हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो हमारा रेडियस जनरली क्या करेगा, बढ़ेगा, ठीक है। जैसे मान लो हमने इस वाले ग्रुप को कंसिडर किया, तो BAL ये है, ठीक है। अब हम जब डाउन द ग्रुप जाएंगे तो रेडियस हमारा क्या करना चाहिए, बढ़ना चाहिए। बट यहाँ पर एक्सेप्शन क्या आता है, जो एल्यूमिनियम होता है एक्सेप्शनली वो बड़ा होता है गैलियम से, अगर हम साइज की बात करें। तो हमारा जो गैलियम इज मोर देन दैट ऑफ एल्यूमिनियम, तो असर्शन तो हमारा गलत हो गया। गैलियम जो हमारा है वो एल्यूमिनियम से छोटा है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो गैलियम होता है उसके अंदर डी ब्लॉक इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि जिनकी वजह से क्या होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट आता है और एटम में क्या कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। और जो गैलियम का साइज होता है वो छोटा हो जाता है एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम। तो हमारा यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो असर्शन गलत हो जाएगा। और रीजन क्या है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल रिजल्ट इन पुअर शील्डिंग इफेक्ट एंड कॉन्ट्रैक्शन। तो हमारा जो ऑप्शन, जो हमारा रीजन है वो बिल्कुल सही है और असर्शन ही हमारा गलत है। तो इसके हिसाब से हम ऑप्शन देखते हैं, ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक रेडियाई, है ना। तो इनको एटॉमिक रेडियाई के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है बेसिकली। तो यहाँ पर हमारे पास एलिमेंट्स जो है थोड़ा इधर उधर के दे रखे हैं, तो उनको कोशिश करके थोड़ा पीरियोडिक टेबल के हिसाब से बनाने की कोशिश कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले Ca है, यहाँ ड्रॉ करते हैं। फिर इसके बाद Na है, तो Na इसके इधर ऊपर आ जाएगा फर्स्ट ग्रुप में। फिर इधर Mg है, एडजेसेंट Na आएगा। फिर इधर Li ड्रॉ करेंगे, बनाएंगे मतलब अपना लिखेंगे। और इसके बाद इधर B, ठीक है। अब इनकी एटॉमिक रेडियाई कंपेयर करनी है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। इसके बाद मैं इसकी ट्रिक भी बता दूंगा। तो पहले दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम पीरियड के लॉन्ग जाते हैं तो हमारी एटॉमिक रेडियाई क्या होती है, जनरली घटती जाती है, ठीक है। तो Li और B में कौन सा बड़ा होगा, डेफिनेटली Li जो होगा बड़ा होगा। और Li और Na में कंपेरिजन करेंगे, हम कंपेयर करेंगे तो कौन सा बड़ा होगा, Na बड़ा होगा, ठीक है। और Mg और Na में कंपेयर करेंगे तो कौन, Na बड़ा होगा और Ca इधर बड़ा होगा, ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ पर क्या हुआ, Ca और Na में कंपेयर करने की बात आई। अब यहाँ पर हम कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तब यहाँ पे हमें ट्रिक की जरूरत पड़ेगी। अब हमने यहाँ पे कोशिश की, तो हमें एक ऑर्डर मिल गया कि जो यहाँ पे सबसे छोटा जो होगा वो कौन सा होगा, B सबसे छोटा होगा, ठीक है। इसके बाद B के बाद कौन सा आएगा, पता ही नहीं चल पा रहा है, Li आएगा Mg आएगा, क्योंकि Li भी बड़ा है और Mg भी बड़ा है B से। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक ट्रिक देखते हैं। ये देखो, हमने इसको फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स को ऐसे सिंपली लिख लेना और इसके बाद ऐसे 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 करके जेड टाइप बना करके को मिला लेने हैं, ठीक है। और जो डायरेक्शन ऑफ द एरो जो है ना, ये शो कर रहा है इंक्रीजिंग रेडियस, ठीक है, इंक्रीजिंग रेडियस। तो अब देखो यहाँ पर हमें यहाँ से क्या पता चलता है, यहाँ से Li जो होगा वो क्या बड़ा, बेरिलियम से बड़ा है, ठीक है। तो हमारा मैग्नीशियम है वो किससे बड़ा है, लिथियम से बड़ा है, ठीक। ऐसे यहाँ पर अगर हम देखें तो जो हमारा सोडियम है वो किससे है, मैग्नीशियम से बड़ा है। जो हमारा कैल्शियम है वो किससे बड़ा है, सोडियम से बड़ा है। तो यहाँ से हमें ऑर्डर डेफिनेटली पता चल रहा है। तो कैल्शियम यहाँ पे सोडियम से बड़ा होगा, तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, कैल्शियम। कैल्शियम के बाद हमारा कौन सा आ जाएगा, Na आ जाएगा। Na के बाद कौन सा आएगा, लिथियम है Mg, तो Mg हमारा बड़ा है तो Mg आ जाएगा। फिर इसके बाद Li आ जाएगा और फिर आ जाएगा B, ठीक है। तो ऐसा सा ऑर्डर हमें देखने को मिलेगा। तो ऐसा देख लेते हैं, सबसे बड़ा कैल्शियम होना चाहिए, तो और सबसे छोटा B, Li, Mg, और ऐसे करके हम ऑर्डर इसको मैच कर देंगे। तो हमारा जो ऑप्शन बी है वो डेफिनेटली करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो देखो, अब सी है ऑप्शन और फिर डी, बोथ बी एंड सी भी दे रखा है। तो हमें डेफिनेटली सी ऑप्शन के लिए भी चेक करना पड़ेगा। हमारा जो ए है वो तो गलत ही हो गया, जो ए है वो गलत हो गया। तो जब सी ऑप्शन को चेक करना है तो इसके लिए भी ट्रिक ही है। तो उस ट्रिक को भी देख लो यहाँ पर कैसे हमने उसको बनाया है, ट्रिक है, इसको ऐसे याद ही करने है ट्रिक है। तो यहाँ पर भी वैसे सिमिलरली लिख लेना है, फर्स्ट सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट्स उनको और उन पे चार्जेस लगा देने हैं, प्लस और +1 और +2। पहले वाले ग्रुप पे +1 चार्ज, दूसरे वाले पे +2, ठीक है। इसके बाद ऐसे ऐसे करके मिला देना है इनको। चाहो तो तुम इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। और इनको ऐसे ऐसे मिला देना। और जो ये एरो जो है ना, ये क्या शो कर रहा है, इंक्रीजिंग, ठीक। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, जो Li+ है वो बड़ा है उसका साइज एज कम्पेयर टू Mg+2, ठीक है। तो ऐसा अगर हम कंपेयर करेंगे सारे,
तो हमारा जो ऑप्शन सी है ना वो भी करेक्ट हो जाएगा और इसका भी जो साइज है डेफिनेटली बड़ा आ जाएगा। तो मतलब साइज क्या बड़ा आ जाएगा, मतलब जो ऑर्डर है वो करेक्ट हो जाएगा, है ना। सी ए प्लस जो बड़ा होगा एन ए प्लस से, फिर एल आई प्लस बड़ा होगा एम जी प्लस से, और ये सब जो भी बातें लिखी हुई सारी सही हैं। तो ऑप्शन बी और सी दोनों ही करेक्ट है, इसलिए हमारा बोथ बी एंड सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है। और जो मैंने अभी ट्रिक बताई इसका तुम्हें स्क्रीनशॉट लेना है, तो फिर इसको मैं थोड़ा सा सही कर देता हूँ, यहाँ पर तुम्हें स्क्रीनशॉट ले सकते हो अभी। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। इनको आयनाइजेशन पोटेंशियल के करेक्ट ऑर्डर में लगाना है। ठीक, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल का थोड़ा सा ट्रेंड देखते हैं। तो क्या होता है, अगर हम अलॉन्ग द पीरियड जाते हैं, अलॉन्ग पीरियड जाते हैं, तो जनरली हमारा जो आई वैल्यू है वो क्या करती है, इंक्रीज करती है। ठीक है, और डाउन द ग्रुप जनरली क्या करता है, जनरली आई वैल्यू क्या करती है, डिक्रीज करती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पीरियड, एक पीरियड के एलिमेंट्स की बात की जा रही है, और जो हमारे जो इधर इनर्ट गैसेस वाले होंगे इनका जो आई होगा वो बहुत ज़्यादा होता है डेफिनेटली, क्योंकि वो इनर्ट गैसेस है, उनसे इलेक्ट्रॉन निकाल पाना पॉसिबल नहीं होता इतनी आसानी से, तो उसके लिए हमें हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और उनका जो आई वैल्यू होता है वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो देखते हैं इधर, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियॉन। ठीक है, फ्लोरीन को गायब कर दिया यहाँ से, कोई बात नहीं। तो इसमें कंपेयर करना है, तो देखो कंपैरिजन की बात करेंगे तो जनरली क्या होगा, अलॉन्ग द पीरियड क्या होगा, आई वैल्यू बढ़ती जानी चाहिए। ठीक, तो इस हिसाब से जो बेरिलियम की हो बोरॉन से कम होनी चाहिए, पर यहाँ पर एक्सेप्शन आता है। जब हम बात करते हैं हाफ फील्ड या फुल्ली फील्ड की, तो वहाँ पर हाफ फील्ड या फुल्ली फील्ड की, हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड जो होते हैं सब सेल वाले, उनका क्या होता है, उनका क्या होता है कि अपने एडजस्टेंट वाले से जो आई वैल्यू है वो ज़्यादा हो जाती है ना। तो यहाँ पर देखो बेरिलियम और बोरॉन में किसकी ज़्यादा हो जाएगी, बेरिलियम की यहाँ बोरॉन से ज़्यादा हो जाएगी, कि जो बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन आता है वो कितना आता है 1s2 2s2। तो ये क्या हो गया, फुल्ली फील्ड हो गया है ना, फुल्ली फील्ड हो गया, तो इसकी बोरॉन से ज़्यादा होगी। सिमिलरली कार्बन, फिर अब नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का क्या आता है 1s2 2s2 2p3, ये हाफ फील्ड हो गया ना, 2p3 हाफ फील्ड हो जाएगा, तो नाइट्रोजन की किससे ज़्यादा हो जाएगी, ऑक्सीजन से। तो ऐसा, और फिर नियॉन की तो सबसे ज़्यादा है ही है। ठीक है, तो ऐसा ऑर्डर आना चाहिए हमारे पास। ये चीज़ तुम समझ में आ गई होगी तुम्हें यहाँ पर, कि जो ऑक्सीजन की होगी वो नाइट्रोजन से कम हो जाएगी, जो बोरॉन की होगी वो बेरिलियम से कम हो जाएगी। तो इस हिसाब से हम अपना ऑर्डर देख लेते हैं। तो सबसे कम किसका होगा, बोरॉन का, फिर बेरिलियम, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर नियॉन। तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, बोरॉन, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नियॉन। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रखा है, अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी फॉर द फॉलोइंग। इनको सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी में अरेंज करना है ना, तो मतलब हम इनसे एक एक इलेक्ट्रॉन पहले ही निकाल चुके हैं। तो हम पहले अपने अपने एलिमेंट्स देख लेते हैं कौन कौन सा है। तो Na है, Mg है, एल्यूमिनियम है, और सिलिकॉन है। ठीक है, तो हमने एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो सबसे पहले इनका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो 1s2 2s2 2p6 3s1। ठीक है, ये था कॉन्फ़िगरेशन। फिर Mg का यहाँ पर सेम रहेगा, यहाँ पर 3s2 आ जाएगा। एल्यूमिनियम का भी सेम रहेगा, यहाँ पर 3s2 के बाद यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास क्या, 3p1। ठीक है, फिर इसके बाद Si का लिखेंगे, तो Si का भी ऐसे ही 3s2 3p2। ठीक है, अब देखो हमने सबसे एक एक इलेक्ट्रॉन उड़ा दिया है ना, तो ये तो फुल्ली फिल्ड बन गया 2p6 तक। ठीक है, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन पे पहुंच चुका है ये चीज़, देखो तो नियॉन बन चुकी है लगभग। ठीक है, इसके बाद अगर हम Mg की बात करें तो यहाँ पर 3s1 हो गया, लगभग सोडियम बन चुका है। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो मैग्नीशियम सा बिहेव करेगा। अब इनको ऐसे कर लो, ऐसे लिख लो तुम, ऐसे ऐसे हो चुके हैं, इनका कॉन्फ़िगरेशन जो हो गया वो ऐसा बचा है। ठीक है, तो सिलिकॉन हमारा है वो एल्यूमिनियम हो गया है। ठीक है, अब इनमें कंपेयर करो और उससे तुम्हें पता चल जाएगा। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा किसका होने वाला है, सबसे ज़्यादा डेफिनेटली नियॉन का होने वाला है। तो मतलब जो Na है उसका सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो सबसे ज़्यादा होगा। इसके बाद किसका होगा, इसके बाद हमारा मैग्नीशियम का ज़्यादा होगा, क्योंकि मैग्नीशियम के अंदर क्या है, फुल्ली फिल्ड। तो इसके बाद हमारा आ जाएगा Al का। फिर इसके बाद इन दोनों में अगर कंपेयर करेंगे एल्यूमिनियम और सोडियम में, तो किसका ज़्यादा होना चाहिए, एल्यूमिनियम और सोडियम की जब बात करेंगे तो
इधर पीरियड में जैसे जैसे जाएंगे लेफ्ट टू राइट तो बढ़ता जाएगा, तो पहले सिलिकॉन का और फिर मैग्नीशियम का आना चाहिए। तो ऐसा ऐसा ऑर्डर हमें मिलना चाहिए। तो Na, Al, Si और Mg, ऐसा कोई ऑर्डर हो तो देख लो। सबसे कम किसका होना चाहिए? Mg का, फिर Si का, फिर Al का और फिर Na का। तो हमारा ऑप्शन सी जो है डेफिनेटली करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। सबसे कम Mg, फिर Si, फिर Al और Na। ठीक है, हो रहा है the ionization energy of an element are given and it is known that the element belong to the third period, then which element A may be, है ना। तो भी आयोनाइजेशन एनर्जी दी हुई है बहुत सारे एलिमेंट्स की, और उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है एक एलिमेंट मतलब बहुत सारी आयोनाइजेशन एनर्जी। तो देखो पहली आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? 3.1, फिर 6.1, 66.6 एंड 74.6। अब देखो यहाँ से हम क्या पता कर सकते हैं। अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में क्या देखा था, प्रीवियस मान लो हमारे पास Na था, है ना, Na से Na था, Na से हमने Na प्लस बनाया, ठीक, Na प्लस बनाया, तो Na प्लस क्या हुआ? इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन पे पहुंच गया, है ना, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन पे पहुंच गया। और इसके बाद जो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है, आई वैल्यू है, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। आई वैल्यू क्या हो जाएगी? बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो अब यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट लगाने की कोशिश करेंगे हम, ठीक। तो अब देखो यहाँ पर हमने क्या दे रखा है? 3.1, ये सब ईवी में, तो यहाँ पर 3.1, 6.1। इसके बाद देखो अचानक से जो ये वाली वैल्यू है, ये जो वैल्यू है बहुत ज़्यादा हो गई है, इनर्ट गैस टाइप वैल्यू हो गई। 6.1 से 66.6 सीधा पहुंचना। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब कहीं ना कहीं यहाँ से यहाँ के बीच में कोई बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, मतलब ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन टाइप कुछ बन गया है, ठीक है। तो अब देखो मतलब इसके पास जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन हम कह सकते हैं कि 2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसके पास। 2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है वो क्या आ रहा है? इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। और क्या बोल रखा है? द एलिमेंट ए इज गिवन देन नोन दैट द एलिमेंट बिलोंग्स टू द थर्ड पीरियड, देन व्हिच ऑफ एलिमेंट में भी करेक्ट, है ना। तो थर्ड पीरियड के एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सब थर्ड पीरियड के एलिमेंट है। और इनमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 किसके पास होते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो कॉन्फ़िगरेशन हो इनर्ट गैस टाइप बन जाए। तो ऐसा तो हमारे पास Mg ही है, ठीक है। Mg हमारे पास ऐसा होगा जिसमें ऐसा बन जाएगा। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इजी सा क्वेश्चन था, कुछ ऐसा था नहीं पर इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द वैल्यू ऑफ द Heg इज पॉजिटिव, ठीक है, किसके लिए Heg की वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो देखो डेल्टा Heg पहले देखते हैं। डेल्टा Heg को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो जनरली क्या होता है जब हम किसी भी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो क्या करता है? एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें इन एलिमेंट्स की, Mg, Be, नाइट्रोजन एंड इनर्ट गैसेस, तो इनके केस में क्या होता है? इनके केस में इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए हमें एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, इनको बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। और केमिस्ट्री के अंदर हम जानते हैं जब भी एनर्जी रिलीज होती है तो उसको हम निगेटिव लेते हैं एज कन्वेंशन, एंड जब भी एनर्जी हम बाहर से देते हैं तो उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमने यहाँ पर एनर्जी रिलीज हुई है तो इस एनर्जी को हम निगेटिव बोलेंगे और इसको हम क्या बोलेंगे? डेल्टा Heg पॉजिटिव, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा गया डेल्टा Heg पॉजिटिव किसके लिए है, तो Mg, Bn और इनर्ट गैसेस के लिए पॉजिटिव होगा डेल्टा Heg। हमारा ऑप्शन ए तो वो गलत हो जाएगा, Mg एंड B, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। और ऑप्शन सी क्या है? फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन डेफिनेटली है पर फॉस्फोरस के साथ ऐसा कोई सीन नहीं होता, और बोथ बी एंड सी भी गलत हो जाएगा इसलिए, ठीक है। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ ऐसा खास था नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इन्वॉल्व द एब्जॉर्प्शन ऑफ द एनर्जी। इनमें से कौन सी प्रोसेस ऐसी जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी, है ना, फिर से वही बात। तो देखो इसमें सारे जो है उसमें से कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं दे रखा है जो कि मतलब इनर्ट गैस हो या फिर वो जो मैंने बताया था नाइट्रोजन, बेरिलियम या मैग्नीशियम हो। पर जब कभी भी हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करने जाते हैं, मतलब सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करते हैं, डेल्टा Heg2 की बात करते हैं, एक हमने इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी ऐड कर दिया और उसके बाद फिर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने जा रहे, तो हमें कभी भी एनर्जी रिलीज नहीं होगी, हमें एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो हमारा डेल्टा Heg जो होगा हमेशा पॉजिटिव आने वाला है। जब हम दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करने जाएंगे, है ना, तो यहाँ पर देखते हैं दूसरा इलेक्ट्रॉन हम कहाँ ऐड कर रहे हैं। तो सल्फर में एक इलेक्ट्रॉन पहले ही हमने ऐड कर रखा है, ऐड किया यहाँ पे, तो इसके लिए डेफिनेटली डेल्टा Heg निगेटिव होगा, एनर्जी रिलीज होगी। और ऑप्शन बी अगर हम देखें तो S- में हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया,
है ना। पहले S माइनस था हमारे पास, मतलब ऑलरेडी हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रखा था, और उसके बाद फिर हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, तो हमारा जो डेल्टा H Eg होने वाला है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होने वाला है यहाँ पर। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रखा था, इसके बाद फिर से दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड किया है, और रिपल्सन की वजह से हमें मोर एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी इस केस में। सो भी सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोला, द वैल्यू ऑफ द डेल्टा एच ई जी, द वैल्यू ऑफ द डेल्टा एच ई जी विद नेगेटिव साइन डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप इन ग्रुप 17, है ना। कि जो डेल्टा एच ई जी की वैल्यू विद नेगेटिव साइन, मतलब इलेक्ट्रॉन इंथैल्पी, जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है ई ए वैल्यू, वो डाउन द ग्रुप घटती है। कौन सा ग्रुप में, ग्रुप 17 में। और स्टेटमेंट 2 क्या था, वैल्यू ऑफ द डेल्टा एच ई जी विद नेगेटिव साइन फॉर द क्लोरीन इज लेसर देन द फ्लोरीन। मतलब दोनों सेम ही बातें लिखी, अगर एक सही हुई तो दूसरी भी सही हो जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं FClBr आई, ऐसा एक हमारा ग्रुप 17 के एलिमेंट होगा। तो जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो बिल्कुल सही बात है कि डेल्टा एच ई जी घटती है। डेल्टा एच ई जी क्या होता है, घटता है, इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, डेल्टा एच ई जी घटता है, लेकिन लेकिन ये हमेशा नहीं होता। जब हम बात करते हैं सेकंड और थर्ड पीरियड में, कंपेरिजन करते हैं सेकंड और थर्ड पीरियड में, तो जो सेकंड पीरियड की जो डेल्टा एच ई जी वैल्यू का, जो मतलब डेल्टा एच ई जी का जो मैग्नीट्यूड है, मतलब ई ए वैल्यू है, वो क्या होती है, लेस होती है एज कम्पेयर टू थर्ड पीरियड। और इसका रीजन है इसका छोटा सा साइज। जो फ्लोरीन है इसका साइज और क्लोरीन, जब हम फ्लोरीन पे एटम ऐड, कोई भी मतलब फ्लोरीन एटम पे कोई इलेक्ट्रॉन ऐड करने जाते हैं ना, तो वहाँ पे रिपल्सन बहुत होता है, क्योंकि इसका साइज छोटा सा है। तो वहाँ पे हमें एनर्जी कम रिलीज होती है, क्योंकि एब्जॉर्ब, जिससे एनर्जी रिलीज इसलिए कम होती है क्योंकि एब्जॉर्ब एनर्जी ज्यादा हो जाती है रिपल्सन की वजह से। ठीक है, और जो क्लोरीन इसका साइज एकोमोडेट कर जाता है इलेक्ट्रॉन, तो ये रीजन है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो कि एक्सप्लेन किया गया है। तो जो क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू फ्लोरीन, और डाउन द ग्रुप हमेशा घटती नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए भाई। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे, तो बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी इज मैक्सिमम। फिर से फर्स्ट एंड सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी को कंपेयर किया है, तो वही बात देखेंगे कि कहाँ पे जो है वो इनर्ट गैस वाला कॉन्फ़िगरेशन आ गया है, क्योंकि वहाँ पे पहली, मान लो हमने पहली बार आयनाइजेशन एनर्जी निकाली फर्स्ट के लिए, है ना, तो आ गई। इसके बाद सेकंड वाला अगर मान लो इनर्ट गैस आ गया, तो जो डिफरेंस होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखो कैल्शियम के लिए, कैल्शियम का अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल भी देंगे तो इनर्ट गैस नहीं बनने वाला है, तो पोटेशियम टाइप बन जाएगा। अगर हम पोटेशियम की बात करें, अगर हमने यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 हो जाएंगे, और अब इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या बन जाएगा, फुल्ली फिल्ड आर्गन गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा, और तब ये क्या हो जाएगा, इनर्ट गैस टाइप। और इसका जो डिफरेंस होगा IE2 माइनस IE1, वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो इसका जो डिफरेंस होगा वो मैक्सिमम होगा। इसका भी सिंपल सा वही लॉजिक है कि एक दो बार इलेक्ट्रॉन्स, एक बार मतलब इलेक्ट्रॉन निकाला और फिर दोबारा निकाला, इनर्ट गैस जहाँ बना वहीं पर हम डिफरेंस ले लेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ZNO डू बिहेव लाइक एन एसिड। ZNO क्या होता है, ZNO क्या है, ZNO एक एम्फोटेरिक है, एम्फोटेरिक। ठीक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। बोला है कि इसके साथ ही क्या करेगा, एसिड की तरह बिहेव करेगा। अब बताओ तुम, अगर कोई एम्फोटेरिक ऑक्साइड हम लेंगे तो किसके साथ एसिड की तरह बिहेव करेगा, जब उसको कोई बेस मिलेगा तब वो एसिड बनेगा। तो अब देखते हैं इसमें से जो भी बेस होगा उसके साथ ही क्या करेगा, एसिडिक बिहेवियर शो करेगा, है ना। तो CO2 क्या होता है, CO2 क्या है, एसिडिक है। सिमिलरली SiO2 भी एसिडिक है, SiO2। Al2O3 क्या है, Al2O3 ये एम्फोटेरिक है। ठीक है, एम्फोटेरिक है। और इसके बाद हमने क्या देखा, लास्ट ऑप्शन क्या है, NaOH जो हमारा है बेसिक है। तो जो ZNO होगा वो किसके साथ बेस के एसिड की तरह बिहेव करेगा, NaOH के साथ। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक, इस बेस के साथ क्या करेगा, एसिड की तरह बिहेव करेगा। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था। पीरियोडिक टेबल पूरा चैप्टर ही इजी बहुत है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो ऑर्डर दे रखे हैं कुछ, तो सबसे पहला ऑर्डर दे रखा है आयनाइजेशन एनर्जी का, LiBe, बोरॉन, कार्बन। ठीक, तो इसमें सबसे पहले Li, फिर ऐसा ऑर्डर दे रखा है। अभी मैंने बताया इन दोनों के बीच में जब कंपेयर करते हैं तो जो बोरॉन का जो आई वैल्यू है वो कम होता है एज कम्पेयर टू बेरिलियम। उसका मैंने रीजन भी बताया था, फुल्ली फिल्ड होता है जो कॉन्फ़िगरेशन होता है बेरिलियम का वो। तो यही पहला ही ऑर्डर गलत दे रखा है।
लेकिन बाकी ऑर्डर भी हम एक बार देख लेते हैं क्योंकि कहीं भी पूछे जा सकते हैं, वो सही है। तो पहले दूसरा ऑर्डर बॉन्ड लेंथ का दे रखा है HF, HCl, HBr और LHI, तो सबको पता है। जैसे जैसे नीचे जाएंगे FCl, BR, I, ये साइज बढ़ेंगे तो बॉन्ड लेंथ डेफिनेटली बढ़ती जाएगी हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। थर्ड ऑर्डर क्या है, एसिडिटी का। तो अलोंग द पीरियड, जैसे हम इधर की तरफ जाते हैं पीरियड में, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो हमारी जो ऑक्साइड्स की एसिडिटी है वो बढ़ती है, एसिडिटी बढ़ती है, ठीक है। तो Na2, Na, Mg, Al2, Si, और इधर लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो एसिडिटी डेफिनेटली बढ़ती जाएगी, तो ये वाला ऑर्डर भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट ऑप्शन मतलब क्या है, Li, Na प्लस, K प्लस, Cs प्लस, इनके जो है आयोनिक रेडियस की बात कर रहा है, ठीक है। तो देखो जब भी ऐसे सिंपली आयोनिक रेडियस लिख जाए तो एक गैसियस एटम इसको कंसीडर करके चलना है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट हम इसको गैसियस मानेंगे कि Li प्लस जो है वो गैसियस है और ये सब गैसियस है, तो डाउन द ग्रुप आएंगे तो साइज डेफिनेटली बढ़ता जाएगा। तो ये सारे ऑर्डर करेक्ट लिखे हुए हैं, तो पहला ही ऑप्शन जो हमारा है वो सही हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग द रेडियस इज नॉट करेक्ट फॉर द एक्वस आयन, ठीक है। एक्वस आयन के लिए कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो अभी देखो मैंने ऊपर गैसियस आयन इसलिए बोल दिया था क्योंकि एक्वस आयन भी होते हैं, तो हमने क्या कौन कौन से आयन, Li प्लस एक्वस, Na प्लस एक्वस, K प्लस एक्वस और Cs प्लस एक्वस, है ना। तो जब हम एक्वस आयंस की बात करते हैं तो जो हमारा जो ऑर्डर है उनके रेडियस का और बिल्कुल रिवर्स हो जाता है, ठीक है। तो जो Li प्लस वो सबसे बड़ा हो जाता है, Na प्लस हो जाता है, फिर ऐसा। तो ये भी चीज़, इस चीज़ को भी रट लो कि ये थोड़ा सा मतलब हेल्पफुल है, कभी कभी मोबिलिटी में भी काम आ जाता है, तो ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा रेडियस का। जो Li प्लस होगा वो सबसे बड़ा होगा साइज में, फिर Na प्लस होगा हमारा, और फिर इसके बाद K प्लस होगा, और फिर Cs प्लस होगा। कभी कभी मोबिलिटी के लिए बोलेंगे, मोबिलिटी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, तो मोबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, जो सबसे छोटा होगा सबसे अच्छा चलेगा, तो मतलब कल Cs प्लस की मोबिलिटी ज़्यादा होगी, फिर इधर की तरफ मतलब घटती जाएगी मोबिलिटी, ठीक है। तो हो गया ये वाला क्वेश्चन नंबर 19 भी। तो इसका हमारा जो ऑप्शन करेक्ट कौन सा हो जाएगा, सबसे बड़ा साइज होगा Li प्लस का, फिर Na प्लस, फिर K प्लस और फिर Cs प्लस सबसे छोटा, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 भी हो चुका है। एंड देन क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोल रहा है, बोनस क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन नंबर 20 तुम्हारे लिए, तुम लोग करोगे और मुझे कमेंट में इसका आंसर बताओगे, ठीक है। इसका आंसर कमेंट में बताओगे और इसका जो सॉल्यूशन है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा तुम्हें। तो इसको मार्क कर लो, ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन। अगर तुमने पहले नहीं किया है तो ये थोड़ा सा तुम्हें तंग कर सकता है, वैसे अगर तुमने कर रखा है तो कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मार्क करो, इसको तुम करोगे, ठीक है। इसके बाद अगर तुम इसको कमेंट करके मुझे बताओगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सॉल्यूशन दूंगा। तो यहाँ पे पीरियोडिक टेबल को लगभग मैंने 20 क्वेश्चंस के अंदर कवर अप करने की कोशिश की है। तो ये चैप्टर काफ़ी इजी है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे और भी मैं वीडियोस लेके आता रहूँगा तो आपसे मिस ना हो। सो थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।